बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्टी अकाउंटेंट 2019 का आज पेपर सॉल्व करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है, बराक हुसैन ओबामा वाज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। बराक ओबामा जो था ये 44th प्रेसिडेंट था यूएसए का। अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है बराक ओबामा से पहले कौन था? बराक ओबामा से पहले बुश साहब थे। बराक ओबामा से पहले कौन थे? बुश थे 43rd। और फिर इसी बराक ओबामा के बाद आफ्टर जो अब मौजूदा यूएसए के प्रेसिडेंट है कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। तो बराक हुसैन ओबामा से पहले बुश और बाद में डोनाल्ड ट्रंप साहब। डोनाल्ड ट्रंप ये 45th प्रेसिडेंट थे यूएसए के। अभी क्या उनसे है? अभी 47th है। नाउ डोनाल्ड ट्रंप साहब कौन से नंबर के हैं? 47th प्रेसिडेंट है। अब इस बराक ओबामा की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं तो क्वेश्चन ये बनता है कि बराक ओबामा कब से कब तक यूएसए का सदर बनता है? तो बराक ओबामा 2009 से लेके 2017 तक ये यूएसए का सदर बनता है। अब इसी बराक ओबामा की जब हम बात करते हैं तो फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसकी पार्टी का क्या नाम है? इसकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी। और फिर क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो बराक हुसैन ओबामा है ये असल में फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट है किसका? यूएसए का। असल में बराक हुसैन ओबामा की जब बात करते हैं तो इसके आबाओ अजदाद जो थे वो अफ्रीका से थे। अफ्रीका से। तो इसी वजह से क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि बराक हुसैन ओबामा जो है ये कौन सी स्टेट से सेनेटर बने थे? तो ये सेनेटर जो थे वो असल में इलिनॉय इस स्टेट से थे। किस स्टेट से थे? इलिनॉय। तो इस स्टेट से ये क्या थे? ये असल में सेनेटर थे। फिर इसी से याद रखिएगा कि नोबेल प्राइज भी इसको दिया गया। बराक हुसैन ओबामा को नोबेल पीस प्राइज दिया गया। कब दिया गया? बराक हुसैन ओबामा को नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया? 2009 में दिया गया। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसी के बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी बुक्स के बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि ये बुक जो है किसकी है या बराक ओबामा की बुक का क्या नाम है? तो याद रखिएगा बराक ओबामा की एक बुक है। अगर बुक्स की बात करें तो एक बुक जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, अ प्रॉमिस्ड लैंड। प्रॉमिस्ड लैंड ये किसकी बुक है? ये बराक हुसैन ओबामा की बुक है। फिर इनकी एक और भी बुक है वो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ये भी इनकी बुक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइप्रस अ डिस्प्यूटेड आइलैंड इज डिवाइडेड बिटवीन। तो ये तुर्किया एंड ग्रीस के दरमियान क्या है? डिस्प्यूटेड है। अगर हम इस मैप की बात करें तो ये तुर्की की बाउंड्री है। ये क्या है? ये यहां पे जब बात करते हैं तो ये तुर्की की बाउंड्री है। ये तुर्की का ये वाला पार्ट भी तुर्की में शामिल होता है। ये वाला पार्ट भी तुर्की में शामिल होता है। यहां पे तुर्की का फेमस शहर इस्तांबुल है इस जगह पे। तो यहां पे ये तुर्की की बाउंड्री है और इस साइड पे अगर बात करें तो ये ग्रीस है। इस साइड पे ग्रीस है। तो यहां पे फिर बात याद रखिएगा कि ये जो है ये छोटा सा पोर्शन जो है ये साइप्रस है। असल में जो साइप्रस आइलैंड है ये कौन से सी पर मुश्तमिल है? कौन से सी में वाक़ है? मुश्तमिल होने से मुराद वाक़ है। तो मेडिटेरेनियन सी, ये आपको यहां पे नजर भी आ रहा होगा। मेडिटेरेनियन सी में ये वाक़ है। अब इस अगर साइप्रस की बात करें तो ये रिच है। किस हवाले से? गैस के हवाले से। गैस के हवाले से ये रिच है। तो इस वजह से यहां पे डिस्प्यूटेड एरिया है। यहां पे ग्रीस कहता है मेरा है और तुर्की कहती है मेरा है। असल में तुर्की जो है वो उसका तुर्किया का पुराना नाम है। तुर्की ने क्या तुर्किया ने तुर्की कर लें या तुर्किया कर लें। असल में 2022 में इन्होंने यूएनओ में एक एप्लीकेशन दी थी कि हम अपना नाम तुर्की से
तुर्किया रखना चाह रहे हैं। तो जब यूएनओ को इन्होंने एप्लीकेशन दी तो यूएनओ ने इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, तो इनका नाम अब क्या है, अब तुर्किया है। अब यहां पे फिर वापस आते हैं, सेप्रेस की बात करते हैं। जब सेप्रेस की बात करते हैं तो याद रखिएगा सेप्रेस जो है ये डिस्प्यूटेड है इन दोनों के दरमियान। सेप्रेस का जो कैपिटल है एग्जाम के अंदर वो भी एग्जाम पूछता है, बार बार पूछा है उसने, निकोसिया। निकोसिया इसका क्या है, इसका कैपिटल है। और यहां की अगर करेंसी की बात करें तो इसकी जो करेंसी है वो यूरो करेंसी है, यूरो करेंसी। अब जरा बात करते हैं तुर्किया की। तुर्किया का जो कैपिटल है वो अनकरा है। तुर्किया का कैपिटल क्या है, अनकरा है। और तुर्किया की करेंसी कौन सी है, लीरा। लीरा जो है ये करेंसी है किसकी, तुर्की की। अब ग्रीस की बात करते हैं। ग्रीस का जो कैपिटल है वो एथेंस है, एथेंस। और इसी ग्रीस की जब बात करते हैं तो इसकी जो करेंसी है वो यूरो करेंसी है। वो कौन सी करेंसी है, यूरो करेंसी है। अब एथेंस जो है वो आप पढ़ते थे, वो मशहूर फिलासफर जो था वो भी यहां से, मोस्टली जो फिलासफर्स थे वो भी यहां से थे। फिर इसी तरीके से ग्रीस, ग्रीस को यूनान कहा जाता है। उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में इसे यूनान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। सिख रिलीजन के फाउंडर कौन है, गुरु नानक है। गुरु नानक को बाबा गुरु नानक के नाम से भी जाना जाता है, बाबा गुरु नानक। अब इसकी जब बात करते हैं तो ये पैदा कब हुए, 1469 में ये पैदा हुए और 1539 में इनकी डेथ है, इनकी डेथ है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि असल में ये कहां पे दफन है, ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दफन कहां है, बरीड। क्वेश्चन क्या बनेगा, बरीड कहां है। तो ये बरीड जो है याद रखिएगा गुरुद्वारा, 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 गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारा साहिब। ये कहां पे है, ये करतारपुर में है, करतारपुर, करतारपुर। करतारपुर जो है अगर उसकी मैं बात करूं तो करतारपुर के जब हम बात करते हैं गुरुद्वारा साहब जो है, ये असल गुरुद्वारा दरबार साहब भी इसको कहा जाता है, गुरुद्वारा दरबार साहब भी कहा जाता है। दरबार भी याद रख लो, साथ साथ कभी कभार गुरुद्वारा साहब भी कह रहे होते हैं, गुरुद्वारा दरबार साहब भी कह रहे होते हैं। ये करतारपुर में वाक़ है। करतारपुर जो है ये एक राहदारी बनाई गई थी, ये पाकिस्तान के अंदर है। ये क्या है, ये पाकिस्तान के अंदर है करतारपुर। तो इंडिया के जो सिख हैं वो यहां पे आते हैं और अपनी मजहबी रसूमात क्या करते हैं, वो अदा करते हैं। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा ये कहां पे, करतारपुर। ये डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है, डिस्ट्रिक्ट पूछ लेते हैं तो जिला नारोवाल बनता है। क्या बनता है, डिस्ट्रिक्ट क्या बनता है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो नारोवाल बनता है, ये याद रखिएगा। फिर इसी तरीके से अगर बात करें इनकी जो एक बुक है, सिख रिलीजन की बुक है, गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ, ग्रंथ, ये इनकी क्या है, गुरु ग्रंथ साहब, ये इनकी बुक का नाम है, साहब, साहिब, ये इनकी बुक का नाम है। और इस जब सिख की बात करते हैं ना, सिख के कितने गुरु हैं, 10 गुरु हैं। सिख के कितने, सिख मजहब के कितने गुरु हैं, 10 गुरु हैं। और ये फर्स्ट गुरु है, ये कौन है, ये फर्स्ट गुरु है उनका। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फिर इसी तरीके से इनके बाप का नाम पूछा जाता है। इनके बाप का जो नाम है वो मेहता कालू भी मिलता है, कल्याण दास भी मिलता है। और याद रखिएगा वो असल में हिंदू था, वो असल में क्या था, इसका वाले साहब जो थे वो हिंदू थे। उसका नाम मिलता है मेहता कालू, मेहता कालू या कल्याण दास मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ हॉकी ग्राउंड साइड बोर्ड। तो ये 1.22 सेंटीमीटर नहीं है, यहां पे ये मिस्टेक है, ये मीटर है, 1.22 मीटर है। अब ये साइड बोर्ड क्या होते हैं, साइड बोर्ड क्या होते हैं, जो गोल पोस्ट होते हैं ना, गोल पोस्ट, ये गोल पोस्ट है, गोल पोस्ट। इसकी इस साइड पे भी इस तरीके से और इस तरीके से क्या होती है, सपोर्ट लगी होती है, सपोर्ट समझ लो। तो यहां से यहां तक का जो फैसला बनता है, ये आप 3D में तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, ये असल में 3D में इस तरह से जब आप देखोगे ना, ये बैक साइड पे होते हैं। तो ये वाला जो फासला होता है ये 1.22 मीटर होता है। इसको क्या कहते हैं, इनको साइड बोर्ड कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको साइड बोर्ड कहते हैं। फिर इसी तरीके से हॉकी की जब बात करते हैं तो हॉकी जो है पाकिस्तान का कौमी खेल है। पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान का कौमी खेल है,
कौमी खेल है। और फिर इसी तरीके से हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं? हॉकी में 11 प्लेयर्स होते हैं। हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल? नेपाल का जो कैपिटल है वो खटमंडू है। खटमंडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। और इसी खटमंडू में सार्क का हेडक्वार्टर भी है। सार्क का हेडक्वार्टर का है इसी खटमंडू में है, या नेपाल आपको देगा। और फिर याद रखिएगा नेपाल ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड, ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड। अब आप कहेंगे कि सर वो तो इंडिया है, इंडिया जो है वो सेकुलर स्टेट है, सेकुलर स्टेट है। वो कहते हैं कि हमारा मजहब के साथ कोई रिलेशन नहीं है। हालांकि अगर आप देखें कि क्या होता है, मोदी साहब जब भी इलेक्शन लड़ते हैं तो गुजरात में सबसे ज्यादा किसका कत्लेआम होता है? मुसलमानों का कत्लेआम होता है। अब कुछ दिन पहले इन्होंने क्या किया, मुसलमानों की मस्जिदें जो थी उनको क्या करना था, गिराने के ऑर्डर जारी करवा दिए। तो कहने को तो वो एक सेकुलर स्टेट है, असल में वो जब भी अटैक करते हैं या तो मुसलमानों को वहां पे जलीलो ख्वार किया जाता है, या वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे जो पिसा हुआ तबका है, जो कम तादाद के अंदर है, उनके साथ क्या किया जाता है, सौतेली मां वाला सलूक किया जाता है। तो वो जो भी कहते रहे, लेकिन वो क्या है, अगर इस खित्ते की बात करूं, साउथ एशिया के खित्ते की बात करूं, तो साउथ एशिया खित्ते की बात करूं तो मैं उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूंगा कि उसकी किसी भी कंट्री के साथ नहीं बनती। उसके अगर आप देखें, श्रीलंका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, मालदीव के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के साथ नहीं है वो, फिर इसी तरीके से बांग्लादेश के साथ देख ले, बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए तो उनको मिर्चें लग गई। और इसी तरीके से अगर आप बात करें भूटान के साथ, तो भूटान ने भी कुछ दिन पहले उनको आंखें दिखाई। फिर नेपाल भी उनको मतलब इतने ज्यादा लिफ्ट नहीं कराता। चाइना के साथ वैसे उनका फड्डा है। तो इसी वजह से यानी कि वो कहने को तो ये कहते हैं कि हम बहुत बड़ी सेकुलर स्टेट है, जबकि उन जैसा जो जालिम है अगर इस खित्ते में बात करूं तो वो कोई और नहीं है। तो इसी तरीके से फिर आगे बात करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस जो है हु एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड अमेरिका वाज सिटीजन ऑफ इटली। ये कहां का सिटीजन था? इटली का था। और इसी तरीके से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन नो टैरिफ आर इंपोज्ड ऑन ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इज कॉल्ड फ्री ट्रेड। तो ये फ्री तिजारत होती है। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या किया, इसी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इंडिया की बात की है, इंडिया पे टैरिफ लगाए, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए। असल में क्या है टैरिफ होता क्या है? टैरिफ ये होता है जब आप अपने मुल्क से कोई सामान यूएस से भेजोगे तो उस पे भी टैक्स दोगे, और उससे जो चीज लोगे तो उस पे भी टैक्स लोगे। ये असल में क्या होता है, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे एक टैक्स लगता है जिसको क्या कहते हैं, टैरिफ कहते हैं। और जब ये टैक्स नहीं होता तो फिर फ्री ट्रेड होती है, यानी कि आप कुछ बेचोगे तो भी टैक्स पे नहीं करोगे, कुछ लोगे तो भी टैक्स पे नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो ये किसने लिखी? ये डार्विन ने लिखी। डार्विन कहां का रहने वाला है? इंग्लैंड का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ट्री हुज वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स। तो ये विल्लो है। विल्लो एक खास किस्म का दरख्त है जिसकी लकड़ी से क्या बनते हैं, क्रिकेट बैट्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गेम क्ले कोर्ट इज यूज्ड। तो क्ले कोर्ट जो है ये टेनिस, याद रखिएगा टेनिस जो गेम है वो खेली जाती है। अब इसी तरीके से फिर याद रखिएगा जो टेनिस है ना, जैसे हम क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट के वर्ल्ड कप होता है, वनडे का वर्ल्ड कप होता है, फिर इसी तरीके से टेस्ट की क्या होती है, टेस्ट चैंपियनशिप होता है, फिर इसी तरीके से T20 वर्ल्ड कप होता है। तो इसके भी क्या होते हैं, इसके भी खेले जाते हैं और इनको क्या कहा जाता है, ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, ग्रैंड स्लैम। तो ये कितने हैं? ये 4 हैं। टोटल कितने हैं? टोटल 4 हैं। अब सबसे पहले कौन सा खेला जाता है, उसके बाद कौन सा खेला जाता है, उसके बाद? तो याद रखिएगा कि ये 4 जो हैं इनके लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूं, अफ वू। तो AFW, ये अफ वू याद कर लो। ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, और एफ से फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से विंबलडन, और यू से यूएस ओपन,
ओपन। ये चार याद रखिएगा। जब हम इनकी बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का जो है, ऑस्ट्रेलिया का जनवरी में खेला जाता है। अब ये खेले कब कब जाते हैं? हर साल खेले जाते हैं। मतलब कहने का ये कि अगर किसी साल ये खेलने हैं तो इनके बारे में याद रखिएगा कि ये साल के किस हिस्से में खेले जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये जनवरी में, जनवरी की डेट में खेले जाते हैं, जनवरी के मंथ में खेला जाता है। फिर इसी तरीके से अगर बात करो फ्रेंच की, तो फ्रेंच जो है ये लेट मई के अंदर, लेट मई यानी कि मई के लेट में क्या जाता है, खेला जाता है। अगर विंबलडन की बात करूं, विंबलडन की बात करूं तो ये जून जुलाई के मंथ में खेला जाता है। और यूएस ओपन की बात करूं तो यूएस ओपन जो है ये लेट अगस्त सितंबर में खेला जाता है, लेट अगस्त और सितंबर इनमें खेला जाता है। अब फिर याद रखिएगा, जैसे यहां पे इसने कहा है कि क्ले कोर्ट, तो क्वेश्चन ये बनता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये कौन से कोर्ट में खेला जाता है? तो ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, और ये भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट इसमें खेला जाता है। यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। जबकि ये जो फ्रेंच है, फ्रेंच जो है ये क्ले कोर्ट में, मट्टी में खेला जाता है। मोस्टली क्ले कोर्ट होता है। ये पूरा मतलब ये जो टेनिस होती है, जैसे क्रिकेट का ग्राउंड होता है, टेनिस का कोर्ट होता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये क्ले कोर्ट, फिर उनके आगे टाइप्स है, वहां पे ये खेले जाते हैं। फिर इसकी बात करें, विंबलडन की बात करें तो विंबलडन जो है वो ग्रास कोर्ट में, किसमें? ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। तो ये इसकी थोड़ी सी क्या है, मालूमात हैं जो कि एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज फॉर्म्ड इन 1971। ये असल में एक जर्मन इंजीनियर था जिसने क्या क्या इसका नाम भी प्रपोज किया। उसके अगर नाम की बात करूं तो क्लास सेकवेब, क्लास ये उसका नाम है। ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास श्वेब पढ़ लो, आपकी अपनी मर्जी है, या स्के वेब याद कर लो। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, When the stock market is going down, जब स्टॉक मार्केट को नुकसान पहुंचता है, धचका लगता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बीरिश। उसे क्या कहते हैं? बीरिश। जब स्टॉक मार्केट क्या होती है, राइज होती है, जब क्या होते हैं, जब उसको प्रॉफिट हो रहा होता है या ज्यादा कारोबार हो रहा होता है, तो उसको उस टाइम उसको क्या कहते हैं? बुलिश कहते हैं, बुलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अप्रैल इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इंटरनेशनली एज अर्थ डे। क्या मनाया जाता है? अर्थ डे। और पहला अर्थ डे जो है वो कब मनाया गया था? वो 1970 में मनाया गया था। कब? 1970 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्ने बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ये असल में तुगलक डायनेस्टी थी, उस टाइम इब्ने बतूता इंडिया आता है। इब्ने बतूता जो था ये एक ट्रेवलर था। और फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में इसकी बुनियाद रखी थी और खुद ही इसका क्या बनता है? रूलर। असल में ये गौरी जो डायनेस्टी थी, जब गौरी हुक्मरान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी वो फौत होता है, तो उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद ये असल में उसके जर्नेल थे, तो ये क्या करते हैं? ये फिर अपने अलग हुकूमत बना लेते हैं, इसके जर्नेल जहां जहां पे भी होते हैं। तो जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत का भी फाउंडर यही था। और फिर ये कब फौत हुआ? याद रखिएगा, ये 1210 में फौत हुआ। ये फौत कब हुआ? 1210 में फौत हुआ। 1206 में ये हुक्मरान बना था दिल्ली सल्तनत का या स्लेव डायनेस्टी का। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, इसकी डेथ कब हुई? 1210 में हुई। कैसे हुई? ये पोलो खेल रहा था, पोलो खेलते हुए। पोलो को उर्दू में क्या कहते हैं? चौगान कहते हैं। ये जो होती है, ये घोड़े पे बैठ के खेली जाती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी घोड़े से गिर के क्या होता है? जख्मी हो जाता है, फिर उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। अब ये दफन कहाँ है? ये दफन जो है ये अनारकली बाजार कौन सा? लाहौर वाला। ये लाहौर में दफन है, अनारकली बाजार लाहौर में दफन है।
पोलो खेलते हुए मरा था या चौगान खेलते हुए मरा था। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ पाकिस्तान। तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ पाकिस्तान कौन है? वो बेगम राना लियाकत अली खान साहब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान एट कराची। कराची में पहला न्यूक्लियर प्लांट लगाया गया था। कब? नवंबर याद रखिएगा 1972 में, नवंबर 1972 में। किसने हेल्प की थी? विद द हेल्प ऑफ, क्वेश्चन बनता है विद द हेल्प ऑफ कनाडा। कनाडा ने मदद की थी। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कैनप इसका नाम था, कैनप। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब। अब्दुल रब निश्तर किसका गवर्नर था? पंजाब का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट किनाबालू इज लोकेटेड इन। माउंट किनाबालू जो ये मलेशिया के अंदर है। माउंट किनाबालू कहां है? मलेशिया के अंदर है। मलेशिया की करेंसी भी बहुत दफा पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसकी करेंसी जो वो रिंगेट है। रिंगेट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग ऑफ फायर इज एट्रीब्यूटेड टू। रिंग ऑफ फायर जो ये पैसिफिक ओशन से मंसूब किया जाता है। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा पैसिफिक ओशन जो है ये लार्जेस्ट ओशन है दुनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डायबिटीज इज कॉज्ड ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ पेंक्रियास। किससे? पंक्रियास, माल फंक्शनिंग ऑफ पंक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन गैसेस दैट प्रोड्यूस एसिड रेन। एसिड रेन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द की यूज टू लॉक द कीबोर्ड। अगर आपने कीबोर्ड को लॉक करना है तो उसके लिए विंडो का लोगो का जो बटन होता है वो +L प्रेस करो तो आपका कीबोर्ड जो है वो लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 men complete a task in 29 days. How long it will take 29 men to do the task? वो कितने दिनों में करेंगे? वो 39 दिनों में करेंगे। इसको याद करने के लिए इसका एक ट्रिक बता देता हूं। देखो ये एक फार्मूला बता रहा हूं M1 T1 D1 डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू M2 T2 D2 डिवाइडेड बाई W2। अब इसमें M क्या है? M जो है ये men है। अब इनके साथ 1 और 2 लिखा हुआ है। 1 और 2 से क्या मुराद है? अब देखिए यहां पे ये men पहली दफा है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे M1। इसी तरीके से याद रखिएगा। अच्छा ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए नहीं है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए। फिर इसी तरीके से T क्या है? T आपका जो है वो टाइम है। ये जो टाइम होगा ये आपको आवर्स में गिवन होगा, या मिनट्स में गिवन होगा। फिर इसी तरीके से डी क्या है? डी जो है ये आपका डेज है। ये आपका क्या है? ये आपका डेज है। डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू जो है ये आपके पास वर्क है, यानी कि इसमें आपका खेत भी आ सकते हैं, इसमें कोई कपास केजी में। ये वर्क जो होगा ये आपके पास एकड़ में हो सकता है, केजी में हो सकता है, कुछ भी तरीके से हो सकता है। यानी कि ये तो आपको वैसे ही पता चल जाएंगे। जो चीज आपको समझना है तो वो आप इस पे फिर देख लेना। अब इसको या इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब इसकी जब बात करते हैं तो देखो ये अब पहली दफा मैंने है तो इसको हमने M1 कहा है। ये अब डेज है, डेज, इसको हम ये पहली दफा आ रहा है D1 कहेंगे। आगे क्या कह रहा है? हाउ लॉन्ग इट विल टेक 29 men। 29 men का क्या मतलब है? ये दूसरी दफा आ रहा है तो M2 कहेंगे। क्या कहेंगे? M2 कहेंगे। अब डेज हमने फिर फाइंड करने हैं, D2 हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो इस फार्मूले से सिर्फ वो चीजें लो जो यहां पे गिवन है, बाकी छोड़ दो। अब यहां पे हमें मैन गिवन है और डेज गिवन है, तो मैन और डेज को हम यहां पे लेंगे, बाकी सारा क्या करेंगे? बाकी सारे को खत्म कर देंगे। देखो यहां से हम क्या लेंगे? यहां से हम लेंगे M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अब इसमें M1 कितना है? M1 39 है। D1 कितना है? D1 29 है। M2 कितना है? 29 है। और D2 हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो ये 29 से कैंसल, तो D2 कितना आ जाएगा? D2 39 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सम ऑफ द एंगल्स इनसाइड अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल है, ये आपके पास ट्राइंगल है,
ये आपके पास क्या है, ट्राइंगल है। ये भी आपके पास क्या है, ट्राइंगल है। ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास ट्राइंगल है। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ द एंगल्स इनसाइड अ ट्राइंगल। ये इसका एंगल है, ये इसका एंगल है, ये इसका एंगल है, ये इसका एंगल है, ये 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 एंगल है, इनसाइड एंगल है। ये इसका एंगल है, ये इसका एंगल है, ये इसका एंगल है। तो इन सब के मतलब एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, उनका सम कितने के बराबर होता है, उनका सम जो है वो 180 के बराबर होता है। कितना होता है, 180 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द नंबर सीरीज। इनके दरमियान सबसे पहले डिफरेंस देखो, 4 और 6 के दरमियान डिफरेंस कितने का, 2 का। 6 और 12 के दरमियान डिफरेंस कितने का है, वो आपके पास 6 का है। कितने का है, 6 का। 12 और 14 के दरमियान डिफरेंस कितने का, 2 का। 14 और 28 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 14 का। 28 और 30 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 2 का। अब यहां पे अगर आप देखें तो आपको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है आखिर। तो यहां पे देखो, थोड़ी सी बात को अगर देखो तो आपको थोड़ी सी ये बात समझ आएगी। जब इनके दरमियान डिफरेंस कितने का है, 2 का है। 4 और 6 के दरमियान डिफरेंस कितने का है, 2 का। अगर इसी 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना बनता है, 12 बनता है, 12। अब 12 जब बनता है तो यहां पे देखो कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12। अब इसको मैं आपको समझाता हूं कैसे। यहां पे देखो 4 और 6 के दरमियान, 4 और 6 के दरमियान 2 का डिफरेंस है। अब इसी 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, अगला नंबर मिल रहा है, 12 मिल रहा है। अब 12 और 14 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 2 का। और यही 2 अगर मैं 14 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कितना मिल रहा है, 28 मिल रहा है। अब 28 और 30 के दरमियान डिफरेंस कितने का, 2 का। और 30 के साथ यही अगर 2 में मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बनेगा, 60 बनेगा। और यही इसका आंसर है। यानी कि 2, ये अब आपको पता चल गया सीरीज बन रही है। 2 क्या आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 वही मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 फिर वही मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव अजर अस्वद टू हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ड्यूरिंग द रीबिल्डिंग ऑफ द हाउस ऑफ अल्लाह। जब ये खाना काबा की दोबारा तमीर कर रहे थे बाप बेटा हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल, तो उस टाइम हजर अस्वद कौन देता है हजरत इस्माइल को, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो क्या कर रहे थे, वो लगा रहे थे पत्थर वगैरह, तो हजरत इस्माइल उनको उठा उठा के दे रहे थे। तो ये हजर अस्वद जो है ये असल में जन्नत से आया था। कहां से आया था, जन्नत से आया था। और फिर याद रखिए ये किसने दिया, ये जिब्राइल ने दिया। जिब्राइल जन्नत से लेके आते हैं, किसको देते हैं, हजरत इस्माइल को देते हैं। फिर हजरत इस्माइल अपने वालिद साहब को देते हैं, फिर वो लगाते हैं। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हिज लास्ट पिलग्रम्स। लास्ट पिलग्रम्स का क्या मतलब है, हज। तो वो कब क्या, 10 हिजरी को क्या, कब क्या, 10 हिजरी को। अब इस हज की बात करें तो हज फर्ज कब हुआ, हज फर्ज हुआ 9 हिजरी को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 हिजरी को नहीं जा सकते, क्योंकि उस टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने वफूद आ रहे थे डिफरेंट इलाकों से। वफूद कहते हैं कुछ लोगों का जो मतलब इसको हम कहते हैं, इस तरह से मैं आपको मिसाल दूं कि बहुत सारे लोग जब इकट्ठे आ जाते, आके मुलाकात करते, तो उसको हम वफद कहते हैं। तो वो आके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ मसरूफ थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो को, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो की सरबराही में सहाबा कराम को भेजा। तो हजरत अबू बकर पहले अमीर हज कहलाते हैं, पहले अमीर हज, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अमीर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सूरा इन द होली कुरान नेम्ड आफ्टर इंसेक्ट। तो वो कौन सी है, वो सूरा नम्ल है, नम्ल चींटी, चींटी। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द प्रोवर्ब बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लक टुगेदर, फ्लक टुगेदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ इन वे। इन वे का मतलब क्या है, रिमॉन्स्ट्रेट है, रिमॉन्स्ट्रेट इसका राइट ऑप्शन बनता है।